Hello students, welcome to E-class of Income Tax. My name is Rajendra Kumar Arora and at present I am officiating principal and associate professor of commerce at Government College for Girls, चीका। और इनकम टैक्स की ई क्लास के अंदर जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है ये सेकंड हेड ऑफ इनकम है। अभी आपने पहले इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ा होगा, उसके बाद अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। और अगले कुछ लेक्चर्स के लिए आप मेरे साथ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए बने रहेंगे। तो चलिए देखते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या है। देखिए जी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हम बात करते हैं जो हम घर को किराए पर देते हैं और किराए से होने वाली आय है वो हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होती है। और उस किराए से होने वाली आय के ऊपर ही हम सरकार को टैक्स पे करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये हाउस प्रॉपर्टी के टर्म है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट देयरटू, यानी जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के साथ अगर कोई लैंड भी जुड़ा हुआ है, लाइक फ्रंट यार्ड है या कोर्ट यार्ड है, तो वो भी उस बिल्डिंग का हिस्सा होगा। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो क्या, ऑफ विच असेसी इज द ओनर। ऐसी बिल्डिंग जिसके जो असेसी है वो उसका ओनर होना जरूरी है। अगर सपोज कोई किराएदार है, उसने आगे अपना कमरा किसी और को किराए पर दे दिया है, तो वो उसका ओनर नहीं हुआ ना। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, असेसी को उस घर का ओनर होना जरूरी है। तीसरी चीज क्या है, विच इज नॉट यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ असेसीज बिजनेस और प्रोफेशन, कि भाई जो वो घर है वो सिर्फ किराए के लिए प्रयोग होना चाहिए। असेसी अगर उसे अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज कर रहा है तो उससे अगर कोई उसको इनकम हो रही है तो वो आय उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। चलिए इसमें जो दो तीन इंपॉर्टेंट बातें आई हैं उनको थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। देखो जी, सबसे पहले क्या आया था, बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट देयरटू। इसके थोड़ा डिटेल में हम देखने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर वो कौन कौन सी बातें हैं जो शामिल रहेंगी। जैसे अब बिल्डिंग एंड लैंड अपार्टमेंट देयरटू है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ शामिल रहेगी। इसमें क्या शामिल रहेगा, जो कंपाउंड है वो शामिल रहेगा, प्लेग्राउंड है वो शामिल रहेगा, किचन गार्डन है, कोर्टयार्ड है। यानी बिल्डिंग के साथ जो चार दीवारी बनी हुई है उसके अंदर अगर कोई लैंड है जिसके अंदर कार पार्किंग वगैरह भी आ जाती है, तो वो सारी चीज़ें हमारी उस हाउस प्रॉपर्टी की बिल्डिंग का हिस्सा मानी जाएंगी। लेकिन लैंड विच इज नॉट अपार्टमेंट टू द बिल्डिंग डज नॉट कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ दिस सेक्शन, कि भाई अगर कोई लैंड है जो उस बिल्डिंग के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, लैंड कहीं दूर है, बिल्डिंग कहीं दूर है, उस लैंड से अगर हमें कोई किराया आ रहा है तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। अब इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट बात आई थी, वो ये आई थी बिल्डिंग एंड लैंड अपार्टमेंट देयरटू में कौन कौन सी बातें हैं जो शामिल नहीं की जाएंगी। सबसे पहली तो क्या, बिल्डिंग और स्टाफ क्वार्टर्स लेट आउट टू द एम्प्लॉइज और अदर, कि भाई एक बिजनेसमैन है, उसने अपने स्टाफ क्वार्टर बना लिए और स्टाफ क्वार्टर बनाने के बाद अपने एम्प्लॉइज को वो स्टाफ क्वार्टर्स दे दिए और वहां से उसको कोई किराया आ रहा है। तो अगर इस तरह का कोई किराया आ रहा है तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट देयरटू की बात के अंदर ही फिट नहीं हो रहा, क्योंकि वो जो उसके एम्प्लॉइज हैं सिर्फ उन्हीं को उसने वो क्वार्टर्स अलॉट किए हैं और उनसे जो किराया आता है बहुत ना के बराबर किराया आता है। तो वो चीज़ हमारी हाउस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगी। कंपोजिट लेटिंग ऑफ बिल्डिंग विद अदर एसेट्स, कई बार ऐसा होता है कि हमारी बिल्डिंग के अंदर क्या होता है, फर्नीचर लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, कोई फ्रिज लगा हुआ है, हम क्या कर देते हैं, बिल्डिंग के साथ वो सारा का सारा सामान भी किराए पर दे देते हैं। ऐसे करने के अंदर उसको हम बोलते हैं कंपोजिट लेटिंग। और इस कंपोजिट लेटिंग के अंदर हमें ये ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर तो बिल्डिंग का किराया अलग सेपरेट हो सकता हो और बाकी सामान का किराया अलग सेपरेट हो सकता हो, तो सिर्फ बिल्डिंग का किराया तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आएगा, बाकी जो किराया है वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएगा। लेकिन अग्रीमेंट ऐसा हुआ है कि जी एक किराया सारी आइटम्स के लिए है, उसमें बिल्डिंग भी आ गई और उसके अंदर बाकी की एसेट्स यानी फर्नीचर भी आ गया। अगर ऐसा है तो वो जो कंपोजिट लेटिंग से आने वाला किराया है
वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएगा, यानी वो हाउस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन से ही हमारा बाहर हो जाएगा। तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज़ है, आज की डेट में पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन चली हुई है। पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन के अंदर क्या होता है कि जी आपको एक कमरा भी किराए पे मिलेगा, साथ में खाना पीना भी होगा, रहना भी होगा और एसी वगैरह सब चीज़ें उसके अंदर ही उसका पार्ट होती है। ऐसे में जो पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन है वो प्योरली बिजनेस माना गया है और उसे हाउस प्रॉपर्टी से बाहर रखा गया है। लो जी, अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात आई है वो थी असेसी शुड बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ये बात हम पहले सुन के हटे थे, इसको जरा डिटेल के अंदर समझते हैं। हाउ कैन ही बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी? देखो दो बातें हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो क्या मीन्स इन हुज नेम द प्रॉपर्टी इज रजिस्टर्ड। जिसके नाम से प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होती है वही उसका ओनर होता है। तो असेसी को उस बिल्डिंग का ओनर होना जरूरी है जो वो किराए पर देने जा रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कि अगर वो मॉर्टगेज का केस है तो मॉर्टगेज के केस में मॉर्टगेजर को ही ओनर समझा जाएगा और जो मॉर्टगेजी है उसको ओनर नहीं समझा जाएगा। अब इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट बात आती है, वो क्या आती है कि एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सबलेटिंग और रीलेटिंग विल बी द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कि भाई अगर एक किराएदार ने अपना मकान ओनर से किराए पे लिया और आगे उसका कुछ हिस्सा किसी और को किराए पर दे दिया, तो अब क्या हो रहा है कि उस घर का सपोज 10,000 किराया था, तो 10,000 किराए में से 6,000 किराए पे उसने एक पार्ट आगे किसी को किराए पर दे दिया। ऐसे में उसको हम कहते हैं सबलेटिंग। तो सबलेटिंग से अगर मेरे को कोई इनकम हो रही है तो मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, वो अदर सोर्स की इनकम मानी जाएगी। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के लिए मेरे को उसका ओनर होना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा कर देते हैं, सबलेटिंग नहीं करी, उठा के क्या कर दी हमने, रीलेटिंग कर दी। रीलेटिंग का मतलब क्या, मैंने किसी मकान मालिक से घर किराए पे लिया, खुद नहीं रहा, आगे किसी को और किराए पर दे दिया। तो ऐसे में जो मैंने किराया दिया मकान मालिक को वो किराया था और वो उसकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होगी, लेकिन जो मुझे इनकम हो रही है रीलेटिंग से वो अदर सोर्स की इनकम है, वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है। लो जी, इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट बात आती है, डीम्ड ऑनर। भाई अगर कंफ्यूजन हो जाए कि असल में कौन उसका ओनर है, दो बातें तो हमें समझ में आ गई। पहले क्या समझ में आई कि जी अगर मेरे नाम रजिस्ट्री है तो मैं उसका ओनर, और अगर मैं मॉर्टगेजर हूं तो भी मैं उसका ओनर। लेकिन जहां कंफ्यूजन हो तो ऐसे में किन लोगों को उनका मालिक समझा जाएगा हाउस प्रॉपर्टी का? तो देखो जी क्या क्या केस आते हैं। ए पर्सन हु ट्रांसफर्स एनी हाउस प्रॉपर्टी टू हिज और हर स्पाउस और टू ए माइनर चाइल्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। क्या हुआ कि मैं घर का मालिक था, मैंने अपनी पत्नी के नाम या पत्नी ने अपने पति के नाम घर ट्रांसफर कर दिया और उनसे कोई पैसे नहीं लिए। इसमें क्या करते हैं कई बार ना, किराया बचाने के चक्कर में, टैक्स बचाने के चक्कर में क्या कर देते हैं कि भाई अब प्रॉपर्टी मेरे नाम पे थी, मैंने क्या कर दी, बिना कंसिडरेशन के या कम कंसिडरेशन के अपनी वाइफ को ट्रांसफ़र कर दी। अब उस हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम हो रही है वो किसकी इनकम, वाइफ की इनकम। अब ऐसे में तो गड़बड़ हो जाएगी ना। ये बेसिकली टैक्टिक्स किसकी होती हैं, टैक्स बचाने की टैक्टिक्स होती हैं। तो इसके अंदर पहले ये बताया गया है कि अगर मैंने अपने माइनर चाइल्ड के नाम या अपने स्पाउस के नाम विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन कोई प्रॉपर्टी कर दी है ट्रांसफर, तो वो उसका जो डीम्ड ओनर है वो मैं माना जाऊंगा, ना कि मेरी बीवी और बच्चा। लेकिन हाँ, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है कि सपोज मेरी वाइफ से नहीं बनती थी और मैंने उसको कहा कि मैं तुमसे अलग रहना चाहता हूं, तुम ये हाउस प्रॉपर्टी पकड़ो और मेरी जिंदगी से निकल जाओ। अब मैंने क्या किया, अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट के तहत अपनी वाइफ को वो घर दे दिया। अब उस घर से होने वाली इनकम किसकी हो रही है, वाइफ की हो रही है। तो ऐसे में वाइफ उसकी ऑनर मानी जाएगी, मैं उसका ऑनर नहीं माना जाऊंगा। अब सपोज एक और केस आता है इसके अंदर कि भाई मैंने अपनी मैरिड डॉटर को अपना घर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन दे दिया, तो वो दूसरे घर के अंदर चली गई। तो ऐसे में जो मेरी मैरिड डॉटर है वो उस घर की मालकिन मानी जाएगी, मैं उसका मालिक नहीं माना जाऊंगा। अगले देखिए जी, ए मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन इन हुज नेम द हाउस इज अलॉटेड अंडर द हाउस बिल्डिंग स्कीम।
अब कुछ हाउस बिल्डिंग स्कीम्स चली हुई हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज चला लेती हैं, कंपनीज चला लेती हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन चला लेते हैं, जिसमें क्या हुआ, कंपनी के नाम घर थे और अलॉट कर दिया उसके मेंबर को, कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम घर था, अलॉट कर दिया उसके मेंबर को। अब कागजों के अंदर उसकी ओनर कौन हुई, कागजों में तो कंपनी ओनर हुई या फिर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी ओनर हुई, वो तो उसका मेंबर था, उसके घर तो नाम अलॉट हुआ है सिर्फ। लेकिन नहीं, अगर इस तरह की कोई स्कीम है तो जिस पर्सन के नाम घर अलॉट हुआ है वो उसका डीम्ड ऑनर माना जाएगा। उसके बाद ए पर्सन हैविंग लीज राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी फॉर 12 ईयर्स और मोर, कि अगर किसी हाउस बिल्डिंग प्रॉपर्टी को लीज पर दे दिया गया है और वो लीज 12 साल या उससे ज़्यादा की है, तो जिसके नाम वो लीज हुई है वो उसका मालिक माना जाएगा। अच्छा, एक केस और है कि एक पर्सन ने क्या किया, सिर्फ लैंड ही लीज पर लिया, 10 साल के लिए 20 साल के लिए लैंड क्या ले लिया, लीज पे ले लिया, और उसके बाद उसने उसके ऊपर घर बना दिया और घर को किराए पर देना शुरू कर दिया। तो अब जमीन किसके नाम पे है, किसी और के नाम पे है, मेरे नाम पे तो क्या है, लीज है, और मैंने क्या किया, उसके ऊपर घर बनाया और घर बना के उसको किराए पर देना शुरू कर दिया। तो ऐसे में मैं उसका डीम्ड ऑनर माना जाऊंगा। तो ये कुछ बातें थी जो डीम्ड ऑनर से रिलेटेड थी। एक जो इंपॉर्टेंट और केस आता है वो आता है डिस्प्यूटेड ऑनर, जहां सपोज जो टाइटल ऑफ ऑनरशिप है वो कंफ्यूजन के अंदर है, वो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर है, जहां अभी जज ने डिसाइड करना है कि भाई कौन इस प्रॉपर्टी का असली मालिक है। ऐसे में हम कहते हैं उसको डिस्प्यूटेड ऑनरशिप। देखिए जी, उसमें क्या होता है, इफ देयर इज अ डिस्प्यूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ ऑन द टाइटल ऑफ ऑनरशिप, देन द रेसिपिएंट ऑफ रेंट इनकम, यानी जिसको किराया मिल रहा है वो उसका ऑनर माना जाएगा, और द पर्सन इन हुज नेम द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज, कि भाई जिसके पास प्रॉपर्टी का कब्जा है वो उसका ऑनर माना जाएगा। तो डिस्प्यूटेड ऑनर के केस में जिसको किराया मिल रहा है या जिसके कब्जे के अंदर प्रॉपर्टी है उसको उसका ऑनर माना जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए। अब देखते हैं एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस क्या होती है। नॉर्मली जब हम इनकम टैक्स के अंदर बात करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की, तो लेमन के टर्म में यही बात आती है जी किराए से होने वाली जो आय है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होती है। लेकिन इनकम टैक्स के अंदर जो बेसिक चार्ज ऑफ इनकम होता है वो किसके ऊपर होता है, वो होता है एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, और जिनको ये टर्म समझ में आ गई समझ लो कि आधे से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी समझ में आ गई। तो चलिए देखते हैं कि एनुअल वैल्यू क्या है। सेक्शन 23 के अंदर 3 क्लॉजेस दी गई हैं हमारे को, ए, बी और सी, जिसके अंदर हमारे को एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन का मेथड बताया गया है। जिसके अंदर जो क्लोज ए है वो क्या कहती है, द सम फॉर विच द प्रॉपर्टी माइट रीजनेबली बी लेट आउट फ्रॉम ईयर टू ईयर, यानी वो रकम जिसके ऊपर वो प्रॉपर्टी रीजनेबली किराए पर दी जा सकती थी 1 साल से दूसरे साल तक के लिए, तो वो उसको किस क्लोज के अंदर रखा गया है, ए क्लोज के अंदर रखा गया है। जो दूसरी बात है वो इसके अंदर क्या है, इफ द प्रॉपर्टी इज एक्चुअली लेट आउट, the actual rent received is more than the A above, then the actual rent will be the annual value of the house। इसमें अब 2 टर्म है। पहली टर्म क्या कहती है, ए टर्म कहती है कि भाई वो रकम जिसके ऊपर वो प्रॉपर्टी किराए पर दी जा सकती थी, तो वो कौन सी है, वो है ए। और बी क्या कहती है कि जी अगर एक्चुअल में वो प्रॉपर्टी किराए पर दी गई है और किराया जो एक्चुअल में रिसीव हुआ है वो ए से ज़्यादा है, तो जो एक्चुअल रेंट है वो मेरी एनुअल वैल्यू बनेगा, यानी ए और बी में से जो भी ज़्यादा होगा। अब ए के अंदर 2 आगे और बातें आएंगी जो इस लेक्चर के अगले पार्ट के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले एक सी की टर्म है जिसको हम समझ लेते हैं। इफ द प्रॉपर्टी वाज वेकेंट for the whole or a part of the previous year, then the actual rent is less than the A above, the amount so received or receivable will be the annual value of the house। अब इसमें एक और important term आई कि भाई अगर घर कुछ महीने खाली रहा, भाई मैं तो चाहता था कि घर किराए पर दे दिया जाए, लेकिन कोई किराएदार किराए पर घर लेने के लिए आया ही नहीं और घर कुछ समय के लिए खाली रहा। उस खाली रहने की वजह से जो मेरा रेंट रिसीव्ड है वो कम हुआ। तो
ऐसे में वैकेंसी की वजह से अगर मेरे एनुअल वैल्यू के अंदर डाउन आता है तो उस वैकेंसी को कंसीडर किया जाएगा। इसको मैं अगले लेक्चर के अंदर बड़ा डिटेल में समझाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से एनुअल वैल्यू के कैलकुलेशन के अंदर वैकेंसी को एडजस्ट करेंगे। तो चलिए अब मैं इससे रिलेटेड ना 3-4 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको समझाता हूं। अभी जो मैंने एक क्लॉज बताई उसके अंदर हम जो बात करते हैं एक्सपेक्टेड रेंट की, यानी वो किराया जिसके ऊपर घर किराए पर चढ़ सकता था। अब इसके अंदर 2 टर्म्स पहले बड़ी इंपॉर्टेंट आती हैं। सबसे पहले आती है म्युनिसिपल वैल्यू, कि जब भी कोई घर होता है ना वो किसी न किसी नगर पालिका या नगर निगम के अंडर होता है। तो ऐसे में जो वो घर होता है, नगर पालिका उस घर का मूल्य तय करती है कि इस एरिया के अंदर ये घर इतने किराए के ऊपर दिया जाएगा, और उसी के आधार पर जो नगर पालिका है वो म्युनिसिपल टैक्सेस को तय करती है। तो नॉर्मली जो भी म्युनिसिपल टैक्सेस मिलेंगे आपको हाउस प्रॉपर्टी के अंदर वो म्युनिसिपल वैल्यू के ऊपर ही मिलेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि म्युनिसिपल वैल्यू क्या है, कि वो वैल्यू जो नगर पालिका द्वारा उस घर की तय की जाती है कि इस रेट के ऊपर ये घर इस लोकेलिटी के अंदर किराए पर दिया जा सकता है। दूसरी जो एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है फेयर रेंटल वैल्यू। फेयर रेंटल वैल्यू की कंसेप्ट क्या है कि सपोज आपका एक घर सेक्टर 19 हुड्डा के अंदर है, और हुड्डा के अंदर नॉर्मली कोई आप जैसा और घर जिस रेट पे किराए पर चढ़ता है उसी को हम कहते हैं आपके घर की फेयर रेंटल वैल्यू। सपोज आप एक घर में रहते हैं, 2 रूम सेट है, और सेम ऐसा ही 2 रूम सेट हुड्डा में कोई किसी और के पास है, और वो घर 10,000 रुपये किराए पर चढ़ता है। तो 10,000 रुपये किराए पर चढ़ता है पर मंथ, तो 1,20,000 रुपये क्या होगी उस घर का किराया आ रहा है। तो आपका भी जो 2 रूम सेट है जो हुड्डा के अंदर है उसकी फेयर रेंटल वैल्यू जो मानी जाएगी वो मानी जाएगी जिस एक पर्टिकुलर तरह की लोकेलिटी के अंदर एक पर्टिकुलर तरह का घर जितने किराए पर चढ़ा जाता है उतना ही आपके घर की फेयर रेंटल वैल्यू मानी जाएगी। और इस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू के अंदर जो भी ज़्यादा होगी उसको हम एक्सपेक्टेड रेंट बोलते हैं, और यही वो एक्सपेक्टेड रेंट है जो एनुअल वैल्यू की क्लॉज ए के अंदर आता है। अब देखो जो तीसरी इंपॉर्टेंट वैल्यू है वो है डी फैक्टो रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। तो जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है, सपोज आपने अपना घर 12,000 रुपये महीने किराए पर दे दिया, तो 12,000 गुना 12 यानी 1,40,000 रुपये आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है। तो 3 टर्म्स आपको समझ में आ गई। चौथी जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है स्टैंडर्ड रेंट की। स्टैंडर्ड रेंट कहाँ लागू होता है? वहाँ लागू होता है जहाँ पर रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल है। कई महानगर ऐसे हैं जहाँ पर घर इतने ज़्यादा महंगे किराए पर मिलते हैं कि सरकार को वहाँ पर रेंट कंट्रोल एक्ट बनाना पड़ा और एक मानक किराया यानी स्टैंडर्ड रेंट फिक्स करना पड़ा, भाई इस किराए से ऊपर किराया नहीं जाएगा। तो ये पूरे इंडिया के अंदर लागू नहीं है, सिर्फ गिने चुने शहरों के अंदर ही रेंट कंट्रोल एक्ट लगता है। तो जहाँ भी रेंट कंट्रोल एक्ट लगता है वहाँ पर एक नई टर्म आपके पास आएगी, स्टैंडर्ड रेंट यानी मानक किराया। तो आपको अब 4 टर्म समझ में आ गई। सबसे पहले कौन सी थी? म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस, दूसरी थी फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ द हाउस, तीसरी थी डी फैक्टो रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, और चौथी कौन सी थी? स्टैंडर्ड रेंट। लेकिन ये स्टैंडर्ड रेंट सब जगह नहीं लगेगी, सिर्फ वहां लगेगी जहां पर रेंट कंट्रोल एक्ट लगता है। तो अब हम एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन को 2 अलग अलग केसेस में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला केस जहां पर रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, और दूसरा केस जहां पर रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल है। लो जी, अब एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस को पहले कौन से केस में समझ रहे हैं? जहां पर रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। जहां नहीं है तो वहां कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी मेरे पास? पहले तो आएगी म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू। तो अब देखते हैं कि जो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू है या एक्सपेक्टेड रेंट बनेगा वो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू के अंदर
कैसे बनेगा? विच एवर इज हायर, यानी म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू में से जो वैल्यू ज्यादा होगी वो मेरी कौन सी बनेगी? एक्सपेक्टेड वैल्यू या एक्सपेक्टेड रेंट बनेगी। फिर इसको किससे कंपेयर किया जाएगा? फिर इसको कंपेयर किया जाएगा डी फैक्टो रेंट या एक्चुअल रेंट रिसीव्ड से। फिर इन दोनों के अंदर जो ज्यादा होगी वो क्या बन जाएगी? एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। तो जहां पर रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं है तो वहां सबसे पहले क्या लिया? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू को कंपेयर किया, उसमें से जो ज्यादा हुई वो क्या मेरी बनी? एक्सपेक्टेड वैल्यू या एक्सपेक्टेड रेंट बनी। फिर उसको एक्चुअल रेंट से कंपेयर किया तो उनमें से जो ज्यादा हुई वो बन गई मेरी एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। तो इन तीन वैल्यूज के जरिए ही हम जान सकते हैं कि हमारी एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस क्या होती है। चलिए इसको अब हम अलग अलग एग्जांपल्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। लो जी, पहला केस क्या है मेरा, जिसमें म्युनिसिपल वैल्यू मेरी कितनी है? 30,000, फेयर रेंटल वैल्यू कितनी है? 35,000 और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना है? 32,000। तो पहले क्या लेना है? पहले लेनी है म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू। इन दोनों में से जो ज्यादा है कितना हो गया? 30 और 35 में से क्या ज्यादा? 35,000 ज्यादा। इसको किससे कंपेयर करना है? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड से। और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और फेयर रेंटल वैल्यू में से जो ज्यादा हो गई वो क्या बन जाएगी? हमारी एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। यानी 35 और 32 में से कौन सी ज्यादा? 35,000 ज्यादा, तो 35,000 क्या बन गई? एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। लो एक और केस डिस्कस करते हैं। लो अब इस केस में क्या है? म्युनिसिपल वैल्यू क्या है? 35,000, फेयर रेंटल वैल्यू कितनी है? 37,000। तो 35,000 और 37,000 के अंदर पहले इन दिनों में देखते हैं कौन सी ज्यादा? whichever is higher, that means 37,000 ज्यादा। जिसको किससे कंपेयर करेंगे? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड से कंपेयर करेंगे और इन दोनों में से जो ज्यादा होगी वो कौन सी ज्यादा है? 40,000। तो लीजिए जी 40,000 बन गई हमारी एक्चुअल यानी एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। लो एक और केस लेते हैं। तीसरा केस क्या है हमारा? जहां म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है? 45,000, फेयर रेंटल वैल्यू कितनी है? 42,000। तो पहले म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू को कंपेयर किया। 42 और 45 में कौन सी ज्यादा? एग्जैक्टली 45,000 ज्यादा। जिसको किससे कंपेयर करेंगे हम? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड से कंपेयर करेंगे। तो 45 और 43 के अंदर कौन सी ज्यादा? एग्जैक्टली 45,000 ज्यादा। तो जो एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस बन गई मेरी कितनी बन गई? वो बन गई 45,000। तो ये मैंने तीन अलग अलग तरह से आपको समझाने की कोशिश की कि जहां पर रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं लगता वहां पर एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस कैसे निकालते हैं। लो जी अब देखते हैं जहां पर रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल है। अब रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल होगा तो वहां पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी? एक नई वैल्यू और आएगी जिसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड रेंट, जो कि इसका नाम क्या है? रेंट कंट्रोल एक्ट, यानी मानक किराया या स्टैंडर्ड रेंट कहीं ना कहीं कंट्रोल करता नजर आएगा। देखो जी सबसे पहले वही किसको लिया मैंने? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू को कंपेयर किया। इन दोनों में से जो ज्यादा हुई वो क्या बन गई मेरी? एक्सपेक्टेड रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट को फिर मैंने किससे कंपेयर किया? पहले यहाँ किससे कंपेयर कर रहे थे? पहले हम कर रहे थे इसको हम एक्चुअल रेंट रिसीव्ड के साथ कंपेयर। लेकिन यहाँ पर अब इन दोनों में से जो ज्यादा होगा उसको किससे कंपेयर करेंगे? स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करने के बाद रूल क्या है कि जो मेरा एक्सपेक्टेड रेंट है वो स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता। दैट मीन्स एक्सपेक्टेड रेंट और स्टैंडर्ड रेंट में जो कम होगा वो मेरा आगे फिर एक्सपेक्टेड रेंट बनेगा। तो स्टैंडर्ड रेंट ने एक्सपेक्टेड रेंट को कंट्रोल करके आगे जो एक्सपेक्टेड रेंट दिया वो स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता। उसको फिर हमने आगे किससे कंपेयर करना है? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड से कंपेयर करना है। अब एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा हो सकता है तो whichever is higher will be the annual value of the house। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आके समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर एक नया और आया है स्टैंडर्ड रेंट। जो स्टैंडर्ड रेंट है वहां पर क्या देखना है? whichever is lower। पहले क्या था? whichever is higher than higher। अब क्या हो गया? whichever is higher then whichever is lower and then whichever is higher। लो इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। देखो जी ये रही म्युनिसिपल वैल्यू 30,000 और फेयर रेंटल वैल्यू 35,000।
इसके अंदर स्टैंडर्ड रेंट भी आ गया 30,000 का और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड भी आ गया 40,000 का। अब सबसे पहले क्या ढूंढना है हमें, एक्सपेक्टेड रेंट ढूंढना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू को कंपेयर करना पड़ेगा। और फॉर्मूला क्या है, विच एवर इज हायर। हायर यानी 30 और 35 में क्या ज्यादा, 35,000 ज्यादा। अब इसको किससे कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करना है। अब रूल क्या है कि विच एवर इज लोअर। तो 35,000 और 30,000 के अंदर अब चूंकि जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता, इसीलिए हम क्या कहते हैं, विच एवर इज लोअर। तो लोअर क्या रहा, 30,000। 30,000 बन गया मेरा अब आगे एक्सपेक्टेड रेंट, जिसको हम कंपेयर करेंगे किससे, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड से कंपेयर करेंगे। अब इन दोनों के अंदर आगे क्या रहेगा, विच एवर इज हायर। तो हायर क्या रहा, 30 और 40 के अंदर हायर क्या रहा, 40,000 रहा। तो जो एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस है वो कितनी बनी, 40,000। लो जी, एक और केस लेते हैं। अब इस केस के अंदर देखिए जी, म्युनिसिपल वैल्यू 27,000, फेयर रेंटल वैल्यू 28,000, स्टैंडर्ड रेंट 35,000 और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड 30,000। तो सबसे पहले क्या लिया मैंने, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू को कंपेयर किया, विच एवर इज हायर यानी 28,000, जिसको फिर मैंने कंपेयर किया स्टैंडर्ड रेंट से। अब स्टैंडर्ड रेंट यहां पर कितना था, 35,000 का रेंट था। तो रूल क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट स्टैंडर्ड रेंट से कम तो हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता, इसीलिए क्या लगता है यहां पर, विच एवर इज लोअर। तो लोअर क्या रहा, 28,000। फिर जिसको कंपेयर किया मैंने एक्चुअल रेंट रिसीव्ड के साथ, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और एक्सपेक्टेड रेंट के अंदर विच एवर इज हायर। तो जो एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस आई वो मेरी कितनी आ गई, वो आ गई 30,000। लो एक और केस लेते हैं। अब इतने सारे केस में इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाए कि एनुअल वैल्यू कैसे निकाली जाती है। देखो जी, इस केस के अंदर म्युनिसिपल वैल्यू कितनी, 35,000, फेयर रेंटल वैल्यू 31,000, स्टैंडर्ड रेंट 36,000 और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड 32,000। अब ऐसे के अंदर पहले किन दोनों को कंपेयर करना है, यस, म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंटल वैल्यू। इन दोनों के अंदर जो ज्यादा है वो कितनी है, 35 और 31 में कितनी ज्यादा, 35,000। जिसको किससे कंपेयर करेंगे हम, स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड रेंट के अंदर और एक्चुअल जो एक्सपेक्टेड रेंट है इन दोनों के अंदर विच एवर इज लोअर। तो लोअर कितना रहा, 35,000। और जिसको फिर किससे कंपेयर करना है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड से कंपेयर करना है। तो विच एवर इज क्या आएगा, हायर, यस। तो विच एवर इज हायर करेंगे तो जो मेरा 35,000 है वो क्या बन जाएगी, एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस बन जाएगी। लो ये लास्ट एग्जाम्पल है, जिसके बाद मेरे जो एनुअल वैल्यू का टॉपिक है वो फिनिश हो जाएगा। ये क्या है जी, म्युनिसिपल वैल्यू 31,000, फेयर रेंटल वैल्यू 36,000, स्टैंडर्ड रेंट 40,000 और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड 32,000। तो किसको कंपेयर किया, पहले म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू को, विच एवर इज हायर। तो हायर क्या रहा, 31 और 36 के अंदर 36,000, जिसको फिर किससे कंपेयर किया, स्टैंडर्ड रेंट से जो कि था 40,000, विच एवर इज लोअर। तो इन दोनों के अंदर लोअर क्या रहा, 36,000, जिसको किससे कंपेयर किया, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड से। तो विच एवर इज हायर। तो हायर में क्या आ गया, 36,000 एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस आ गई। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल्स थे जो मैंने अलग अलग तरीके से लिए कि किसी में फाइनली म्युनिसिपल वैल्यू जो एनुअल वैल्यू बन रही है, किसी केस के अंदर फेयर रेंटल वैल्यू एनुअल वैल्यू बन रही है, किसी केस के अंदर स्टैंडर्ड रेंट एनुअल वैल्यू बन रही है और किसी केस के अंदर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एनुअल वैल्यू बन रही है। जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है उसके अंदर जो बेसिक चार्ज रहता है वो किस पे रहता है, इनकम टैक्स का, वो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड पे नहीं रहता बल्कि एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस पे रहता है। और इसके सारे के सारे केसेस मैंने आपको सिखा दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस निकालनी आ गई होगी। अब कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जी अलग अलग बुक्स के बारे में बताओ कि किन बुक्स के अंदर से इनकम टैक्स करना ठीक रहता है। तो देखिए जी, साहित्यपूर्ण पब्लिकेशन की है, एच सी मल्होत्रा, डॉक्टर एस पी गोयल की बुक है, वो भी ठीक है, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस की। कल्याणी पब्लिकेशंस की है, वीपी गौर, राजीव पुरी एंड पूजा गौर की बुक है, ये भी है। तो आप इनमें से कोई सी भी बुक ले सकते हैं या आपको जो भी ठीक लगे वो बुक ले सकते हैं। तो आप लोगों ने इस टॉपिक को बड़े ध्यान से सुना और इतना वैल्यूएबल टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।